बस। अब आइए 16 क्या चाहता है कि इसका एक नोट बने। जल्दी बैठो। आइए 16 क्या चाहता है, इसका एक नोट बने। कॉस्ट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से इसका एक नोट बने। उसमें क्या आएगा? ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। अकम्युलेशन, ओपनिंग, डिप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। ओके, अगली रो में आ जाए फर्स्ट। अच्छा, मुझे बता दे ओपनिंग कॉस्ट क्या है एसेट्स की। लेट आने वाले जरा व्हाइट बोर्ड पे देखें 1-2 मिनट। ओपनिंग कॉस्ट क्या है एसेट्स की? 0। 1 मिनट देखते रहे इधर। ओपनिंग कॉस्ट 0, नीचे से होकर गुजरो भाई। और अगर ओपनिंग कॉस्ट 0 है तो सारे एसेट्स की ओपनिंग अकम्युलेशन नए एसेट कितने के खरीदें? 500 के। डिस्पोजल डेप्रिसिएशन ओके, डिस्पोजल इट्स ओवर नाउ इट इज क्लोजिंग। इट इज क्लोजिंग। ये बनाया हुआ है FR1 में, जरा हाथ पे करें। इट इज क्लोजिंग। ओके, 500 माइनस 70 430। ये नोट बनाने का हुक्म किसने दिया था? IAS 16 ने। IAS 16 ने हुक्म दिया था। ठीक है। इनके बैक एंड पे T काउंट है। इनके बैक एंड पे T काउंट है। मिसाल के तौर पे इधर देखें, एसेट ओपनिंग 0, एडिशन 500, डिस्पोजल क्लोजिंग 500, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, अगर एसेट की कॉस्ट 0 है तो ओपनिंग अकम्युलेशन 0, डिप्रिसिएशन 70। अगर डिस्पोजल 0 है तो इनकी आज तक की अकम्युलेशन 0, क्लोजिंग 70। ये बनाने का हुक्म किसने दिया था? IAS 16 ने। बोले IAS 16 का नोट तो कुछ भी नहीं है। बोले 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 IAS 16 का नोट तो कुछ भी नहीं है। ये तो एसेट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। IAS 16 का अकाउंट तो IAS 16 का नोट तो कुछ भी नहीं है। ये तो एसेट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। आखिरी दफा बोल दें फिर पूरा हो जाएगा। IAS 16 का नोट तो कुछ भी नहीं है। ये तो एसेट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। देखें कैसे। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। जो लेट आए हैं उनको भी समझ आ रही है। ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। इसको मैं क्यों IFRS 16 के साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह भी बताता हूं। नोट कर लें। यू हैव 60 सेकेंड्स। इसको ऊपर कर दे।
जी मैं बताता हूँ, हाँ लीज के चैप्टर के लिए वो जो एक दो सफे छुड़वाए हुए थे बेशक वहीं पे नोट कर लो। दोनों को एक टाइम में करना भी इसके बाद प्रैक्टिस के भी एक दो डाल देते हैं, देखते ओके इट्स ओवर। जी भाई IAS 16 जैसा नोट IFRS 16 में कब बनाने की जरूरत पड़ेगी? 2 टाइम्स। एक दफा लेसी को पड़ेगी, एक दफा लेसर को पड़ेगी। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक दफा लेसी को पड़ेगी, एक दफा लेसर को पड़ेगी। लेसी क्या एसेट शो करता है अपनी बैलेंस शीट में? एक मिनट भाई, ये आसान सी बात है, इधर सुन लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेसी क्या एसेट शो करता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मल लीज में? तो लेसी को नॉर्मल लीज में जरूरत पड़ेगी। लेसी लो वैल्यू एसेट बैलेंस शीट में शो ही नहीं करता, तो फिर ये कैसे बनाएंगे? और शॉर्ट टर्म लीज को बैलेंस शीट में शो ही नहीं करता, ये कैसे बनाएंगे? लेसर फाइनेंस लीज में एसेट को शो करता है अपनी किताबों में। मुंह हिलाया ना, ऐसे टेस्ट है आज। लेसर फाइनेंस लीज में एसेट को शो करता है अपनी बैलेंस शीट में, तो ये कैसे बनाएंगे? लेसर ऑपरेटिंग लीज में एसेट को शो करता है अपनी बैलेंस शीट में, फिर ये बनाना पड़ेगा। सिर्फ कौन सी लीज में? ऑपरेटिंग लीज में, बस। अच्छा, इसका मतलब है कि अब लेसी के जो है वो 2 नोट हो गए। लेसर के ऑपरेटिंग लीज के भी 2 नोट हो गए। आपको याद है लेसी के नोट का नाम हम रखते थे लीज। इसमें आगे आती थी, आपको याद है, जर्नल डिस्क्रिप्शन और नहीं, रिकॉन्सिलिएशन नहीं आती थी। बोलता कोई नहीं, मैं वैसे ही अपने याद करने के लिए करता हूं, अगली दफा पढ़ाना था। अच्छा, जर्नल डिस्क्रिप्शन आता था और मैच्योरिटी एनालिसिस आता था, याद है लेसी का। लेकिन लेसी एक और नोट भी बनाएगा, इसका नाम रखेगा राइट ऑफ यूज। लेसी राइट ऑफ यूज रखेगा इसका नाम। सब कुछ इसी तरह लिखेगा, सब कुछ इसी तरह लिखेगा। इसका नाम क्या रखेगा? राइट ऑफ यूज। ये नोट किसके मुताबिक बनाएगा? IAS 16 के मुताबिक। ये मैं बना हुआ आपको दिखा देता हूं एक जगह पे, लेसी की किताबों में। ओके, ऑपरेटिंग लीज में लेसर जो नोट बनाता था उसका नाम रखता था, बोले बोले क्या? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में एक तो जनरल डिस्क्रिप्शन देता था
और ये भी सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बनाता था, ये रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाया करता था, फाइनेंस वाला बनाता था रिकॉन्सिलिएशन। और ये बनाएगा नोट बिल्कुल सेम, लेकिन इसका नाम राइट ऑफ यूज नहीं रखेगा, क्योंकि इसका राइट ऑफ यूज नहीं है, इसका तो अपना ओन्ड प्लांट है पीपी। लेकिन ये नोट का पैटर्न कैसा होगा, IS 16 के मुताबिक। तो हियर वी केम टू नो कि IS 16 का नोट कब बनाने की जरूरत पड़ेगी लीज में, सिर्फ कितनी सूरतों में, 2 सूरतों में, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें मुझे बताएं आप कि ये डेटा मैंने लेसी के लिए कोशिश की थी पहले साल का रखूं, क्योंकि लेसी अगर पहले साल एसेट लीज पे ले तो ओपनिंग कॉस्ट राइट ऑफ यूज की 0 होती है, याद है, पहले साल एसेट जब लीज पे ले। लेकिन अगर लीज का दूसरा साल हो गया तो फिर ये क्लोजिंग अगले साल का, लेकिन एडिशन क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, एंड ये इसी तरह चलेगा। अब मैं आपको लेसी के लिए राइट ऑफ यूज का IS 16 का नोट बना हुआ दिखा दूं, ताकि आप हजरात इसको जाके घर में रिवाइज कर लें। पैटर्न तो यही होगा, लेकिन सवाल से उठाना जरा देखना पड़ेगा आपको। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4, prepare the relevant extracts. Question 4, page 151. Prepare the relevant extracts of the statement of financial position and related notes to the financial statements. अच्छा, इसमें इसने बताया कौन सा वाला नोट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। अच्छा, पहली लाइन पढ़ें, मिरेकल टेक्सटाइल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। सवाल किसके जी, लेसी का। सवाल किसका है, लेसी का। ओके, एसेट का नाम बताएं, तो लो वैल्यू तो नहीं होगा। लीज टर्म बताएं, तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं होगी। तो क्वेश्चन 4 में साबित हुआ, क्वेश्चन 4 ही देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 4 में साबित हुआ ये कौन सी लीज है, नॉर्मल लीज। इफ इट इज प्रूवन, सेकंड रो में आ जाओ, इफ इट इज प्रूवन दैट इट इज नॉर्मल लीज, अगर ये साबित हो गया ये नॉर्मल लीज है, आप बताएं लेसी कितने नोट बनाएगा, एक लीज वाला और एक राइट ऑफ, जस्ट लाइक IS 16। आज तक क्लास में मैं क्यों नहीं बना रहा था, इसको भी मैं बताता हूं। ओके, खोलें जी सॉल्यूशन आंसर 4 का। आंसर 4, बैलेंस शीट बनी हुई है ऊपर, उंगली रखा करें, उंगली रखा करें, पेज 157 बैलेंस शीट बनी हुई है। अच्छा, नीचे क्या बना, मैं मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड नोट्स टू दी एक्सट्रैक्ट्स ओनली, पॉइंट 1 पेज 157 आ रहा है, राइट टू यूज एसेट। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है, ओपनिंग एडिशन आ रहा है, ओपनिंग और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रहा है, डिस्पोजल तो लीज एसेट की हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बस छोटा सा नोट है, बल्कि ये नोटी है, देखें नोटी 2011 2012, ये IS 16 जैसा है, लिख लिया आपने, IS 16 जैसा, ये IS 16 जैसा है। आप बता दें आसान था मुश्किल था, आसान था। लेकिन एक भी बात आपने मुझे बतानी है, 2011 में ओपनिंग 0 क्यों आ रहा है और 2012 में एडिशन 0 क्यों आ रही है। 2011 में लीज शुरू हुई है, इसलिए पिछले साल क्लोजिंग कोई नहीं था, इसलिए ओपनिंग क्या आ रहा है 0। 12 में एडिशन क्यों 0 आ रही है, इसलिए कि लीज जब शुरू हुई एडिशन तो तभी हुआ करेंगे, अगले साल तो एडिशन नहीं हुआ करेंगी, ठीक है। तो नीचे देखें, नीचे देखें दूसरा नोट कौन सा बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। दूसरा नोट कंपनी है, छोड़ें 4.2 तो मैंने कटवा दिया था, 4.2 अगले सफे तक आए, मैंने कटवा दिया था, हर जगह 4.2 कटवा दिया था, किसके लिए, लेसी के लिए। 4.3 क्या बना हुआ है, बोले बोले, मैच्योरिटी एनालिसिस। तो इट इज हाउ
lessee will prepare the notes. If you want to do the practice of this, you will do past paper question number 4, ताकि आपको पता चल जाए बिगर पिक्चर में आप कहां खड़े हैं। अच्छा, अब एक सवाल कि कभी, अब एक मिनट जरा, कभी आई कैप ये दोनों नोट बनाता है? बैठे जरा, बैठे एक मिनट। कभी आई कैप ये दोनों नोट बनाता है? कभी आई कैप सिर्फ ये नोट बनाता है? अब मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 3-4 नंबर का नोट है तो खाली ये बना दें, 6-7 नंबर का नोट है तो दोनों बना दें। लेकिन ये नोट बनाने में कितना टाइम लगना है? ये नोट बनाने में हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगना। तो सेफ एंड पे रहते हुए ये नोट बना देंगे, कोई हरज नहीं। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में मुझे कभी नजर नहीं आया कि उसने ये वाला नोट भी बनाया हो, क्योंकि वो बस इसी को काफी समझता है। लेकिन अगर टाइम है 1-आध मिनट है तो ये वाला नोट भी बनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन मार्क्स। लेकिन अगर कभी लिख दे पेपर में, और सुनिए नहीं रही बातें, अगर कभी लिख दे पेपर में प्रिपेयर नोट रिलेटिंग टू लीज ऑनली, तो फिर इधर भी ये वाला बनेगा, इधर भी ये वाला बनेगा, फिर एनी केस ये वाला नहीं बनेगा। लेकिन अगर कह दे प्रिपेयर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ओपन है। टाइम हुआ दोनों बना दीजिएगा, ना हुआ एक बना दीजिएगा, बेहतर है दोनों बना दीजिएगा। चलें जी, तो IAS 16 जैसा नोट कितनी जगह बनेगा लीज में? कब कब? नहीं नहीं नहीं, ये इसको छोड़ें। जब 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 एसेट है, जब जब एसेट है। एसेट कब आता है? लेसी की नॉर्मल लीज में एसेट आता है बैलेंस शीट में, और लेसर की ऑपरेटिंग लीज में। जब जब एसेट बैलेंस शीट में आएगा ये नोट बनेगा। जी भाई, व्हाइट शर्ट फर्स्ट रो में आए भाई, इधर हूं। ब्लैक शर्ट आगे आए भाई, इधर हो जाओ, ये बैग उठा लो। इस रो में भी जगह बनाए। इजलाल उधर हो जाए। हाँ बांट। जी भाई, लास्ट रो में बैठे। ओके, जी पेज ना मिला हो हाथ खड़ा कर दें। थर्ड रो में दोनों जगह आ जाओ, आगे थर्ड रो में दोनों जगह, राइट लेफ्ट। जो बचे हैं वापस कर दें। ये बच गए, बच गए, बच गए भाई, ये बच गए, जल्दी। ओके, सिर्फ कितनी जगह नोट बनाने की जरूरत है? 2 जगह। अच्छा जी, मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस वॉच हियर। मैच्योरिटी एनालिसिस, इधर देखें। मैच्योरिटी एनालिसिस में
देयर आर नो फिक्स्ड बैंड्स। ये लेसी लेसर दोनों की बात कर रहा हूं, लेसी लेसर दोनों की बात कर रहा हूं। आई कैप की किताब में लिखा हुआ है ये वाली ऑप्शन भी एक्सेप्टेबल है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, मोर देन 5। ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है हर जगह लेसी लेसर में। अगर आपका दिल चाहे और पेपर में आपके पास टाइम नहीं है तो मैच्योरिटी एनालिसिस में ये वाली ऑप्शन भी है, लेस देन 1। फोकस करना है, इन चारों को इकट्ठा कर दें, इन चारों को इकट्ठा कर दें। इनको आप 1 to 5 कहें, 2 to 5 कहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें 4 पेमेंट्स आनी है, 1 2 3 4। मोर देन 1 बट मोर देन 5 इधर आने ना, मोर देन 1 बट अप टू 5, मोर देन 1 बट अप टू 5, 5 के अंदर अंदर, 5वीं भी इधर आएगी। ओके, अब कितनी पेमेंट्स इधर आनी है, 1 2 3 4, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी इधर, 4, और मोर देन 5 वाली इधर चली जाएंगी। क्लियर? तो एक ये ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन ये है। इसमें कितने बैंड्स बनेंगे, 3 बनेंगे, और इसमें कितने, 6, इसमें 6। ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो किसी सवाल को मंडे को मैं आपको ना इन दोनों तरीके से सफ़े पे हैंड रिटन बना के दे देंगे ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। तो ये नोट कर लें, बस सिंपल सी बात थी, ये दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। बस ये बात याद रखनी है, क्लब कितनों को करना है इसमें, 4 को क्लब करना है, 4 को क्लब करके दूसरे वाले बैंड में डाल देना है। मोर देन 1 बट अप टू 5। और अगर सवाल वाज़ेह कह दे कि ऐसे ही बनाए, फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सवाल कभी नहीं कहेगा वैसे, ऐसे सवाल कभी नहीं कहेगा ऐसे। एक रिस्क कवर किया जा रहा है बस। जी भाई, कोरम पूरा हो गया, अब शुरू करते हैं। ले आए भाई नोट्स, IS 12, मुझे एक कॉपी दे दें। भाई टेस्ट की टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकल के दूसरे को बता दें कि भाई इस जैसा सवाल आया था, या आप अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। पूछने वाला तो सबसे बड़ा जालिम है। भाई किस किस्म का सवाल आया था, पहला सवाल फलां लीज का था और दूसरा सवाल फलां का था, ताकि उसका माइंड बंद हो जाए और उसके वालिदैन ने जो पैसे दिए हुए हैं वो ज़ाया हो जाए। बराए मेहरबानी ये मत किया करें। तस्वीर तो वैसे ही को बाहर से आके लोग खींच के शेयर करते हैं, वो आप लोग तो नहीं होते, वो तो कोई और होता है, उसको छोड़ें, वो अच्छे बच्चे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट दे के जाना है ज़रूर, मस्ट। कॉस्ट ऑफ एन एसेट
परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 15। मंडे या ट्यूसडे को क्लास के अंदर टेस्ट होगा 10 मिनट का, क्योंकि सुनने में आया वो जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत आप दाएं बाएं भी देखने की कोशिश करते हैं, तो एक टेस्ट इधर भी लिया जाए ताकि आपके ऊपर एक और चेक भी हो टेस्ट का कि सामने देना है। उसमें फिर जो नहीं सॉल्व कर रहा होगा पता चल जाएगा इसकी तैयारी नहीं है, फिर उसकी सबके सामने क्लास ली जाएगी। तो मंडे या ट्यूसडे को मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, एक और टेस्ट क्लास के अंदर भी होना है लीज का। अब वो पता नहीं कौन सी लीज है, हो सकता है शॉर्ट टर्म लीज का टेस्ट हो जाए 10 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 15। दिन इसलिए नहीं बताया जा रहा कि उस दिन आप गायब हो जाएंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट्स आर एज फॉलोज। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट्स ये हैं। अब संडे लगाना पड़ेगा आपको मेरे भाई, फिर संडे लगाना पड़ेगा। बहुत क्लास होगी, जिसने टेस्ट क्लास के अंदर सही तरह ना दिया वो नोट कोई गलत बना रहा होगा, ऊपर से इधर खड़े होकर घुरी मारी जा रही होगी। शर्म नहीं आती तुझे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट्स आर एज, इधर से सब खड़े होकर नजर आ होता है किसकी आंखें दाएं जा रही हैं बाएं जा रही हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट्स आर एज फॉलोज। एक एसेट हमने खरीदा है, अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं पहले साल कितने % डेप्रिशिएट करो, और टैक्स वाले क्या कहते हैं 60% डेप्रिशिएट करो। सॉरी, अकाउंटिंग वाले ही कहते हैं 16 में 60% डेप्रिशिएट करो, मादरत। आगे चलेंगे। अच्छा, टैक्स वाले क्या कहते हैं पहले साल कितने % डेप्रिशिएट करो, और टैक्स वाले क्या कहते हैं दूसरे साल कितना डेप्रिशिएट करो। तो सेम बेसिस है, कंसिस्टेंट है, सॉरी सेम बेसिस है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। पहले साल वो लोग क्या कर रहे हैं 60-40 और हम लोग 40-60 सेकेंड ईयर। ओके, टैक्स रेट कितना है जी 30%। अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज, अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन बोथ शैल बी चार्ज्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 16। आगे लिखें रिक्वायरमेंट में शोइंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स सेपरेटली। जी थर्ड लास्ट रो में आ जाएं, शोइंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स सेपरेटली। जी जी जी, शोइंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स सेपरेटली। ओके, आज IAS 12 की मेन थीम डिस्कस होगी। जिन्होंने पढ़ा हुआ है कैफ 6 वो तो सिंपल सी बात कल की थी, आज मेन बात डिस्कस होगी। पहले कल जैसे ही काम फिलहाल कर लेते हैं, दोनों में इख्तलाफ आ गया है। अच्छा मुझे बताएं, ये इख्तलाफ आर्जी नेचर का है या ये इख्तलाफ परमानेंट नेचर का है? ये जो 40-60 60-40 इख्तलाफ तो है। पहले साल अकाउंटिंग वाले कितना कर रहे हैं, सवाल देख के बोलें, पहले साल अकाउंटिंग वाले कितना कर रहे हैं, लेकिन पहले साल टैक्स वाले, इज इट अ डिफरेंस? ये इख्तलाफ हमेशा के लिए इनमें क्रिएट हो गया है डेप्रिसिएशंस का, ये कभी ना कभी खत्म होगा। कब खत्म होगा? मेरे ख्याल से जब आप खड़े होंगे पहले साल के एंड पे तो ये खत्म नहीं होगा, अभी बरकरार होगा। लेकिन जब दूसरे साल के एंड पे खड़े होंगे और दूसरे साल के एंड पे खड़े होके अकाउंटिंग वाले नजर मार रहे होंगे, ओ यार ये तो सारा डेप्रिशिएट हो गया, टैक्स वाले कह रहे होंगे हाँ सारा डेप्रिशिएट हो गया ये तो, इज इट सो? तो डेप्रिसिएशन की वजह से जो अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में इख्तलाफ आता है, क्या ये हमेशा का इख्तलाफ होता है या ये कुछ सालों बाद खत्म हो जाता है? डेटा आपके सामने जो मैंने रखा है उसमें तो ये 2 सालों में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सफे के टॉप पे आज पहला कॉन्सेप्ट लिखें, टेम्परेरी डिफरेंस। पहला लफ्ज ऐड करें अपनी डिक्शनरी में, टेम्परेरी डिफरेंस। The difference due to depreciation rates, the difference due to depreciation rates in accounting and tax rules the difference due to tax rates in accounting and tax rules is due to is called as, बोले the difference, पूरी बात नहीं लिखी, difference due to depreciation rates in accounting and tax rules is called as, बोले temporary difference। ये एक आर्जी सा फर्क है, खत्म हो जाएगा। अच्छा मजे की बात ये सुने कि ये फर्क जो है
ये खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अगर लाइफ एंड ना हो, यानी ये फर्क लाइफ एंड ना हो, 1.5 साल बाद एसेट बिक जाए, फिर भी ये फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि एक गेन रिकॉर्ड करता है, दूसरा लॉस रिकॉर्ड करता है, ओवरऑल नेट करते हैं, ये फर्क खत्म हो जाता है। इन एनी केस गेन या लॉस आके ये फर्क खत्म हो जाता है। तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में जो डेप्रिसिएशन के रेट्स की वजह से इख्तलाफ आता है, क्या ये हमेशा का इख्तलाफ है या ये कुछ अरसे का इख्तलाफ है? जब एसेट बिकेगा या लाइफ एंड होगी तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये बात लिखने की जरूरत नहीं। ओके, चलें जी, कल की तरह अकाउंट बना लेते हैं फिलहाल। आज डिस्पोजल तो हो नहीं रही, तो वर्किंग वन एसेट अकाउंट पहले बना लेते हैं अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। जी, खरीदा किस दिन? 1 जनवरी 2015 को। कितने का? 30,000 का। 30 कर देते हैं इसे, क्या होगा? 3 4, चलें ठीक है, 30,000 जाने दें। 30,000 का खरीदा कैश। बुक वैल्यू पे अकाउंट बना लेते हैं। 31/12/15 31/12/15 डिप्रिशिएट हो गया। पहले अकाउंटिंग वालों का अकाउंट पूरा करें इनटू 40%, 12,000 कैरी डाउन। ओके, दोस्त कह रहे तुमने मुझे टेस्ट ना दिखाया, दोस्ती खत्म। उसे कहें भी खत्म, पहना दिखाने की बात है। जाओ, तुम्हारे और मेरा रास्ता अलग है। उसे दिखा दें बाहर का रास्ता, सीएनजी स्टेशन जो जाता है। जाओ। ओके, अगले साल डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन पे करना है। स्ट्रेट लाइन पे करना है तो डब्ल्यूडीवी पे रेट लगेगा या स्टिल कॉस्ट पे? कॉस्ट पे। जी, टेस्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको खुद डिस्ट्रीब्यूट करूं क्लास में, आपका नाम लेके। 30,000 to 60%। जी, 18,000। इस सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि यू आर सपोज टू आस्क एनीवन टेस्ट में क्या आया था, प्लीज। और ये ना सोचिएगा मेरी तैयारी नहीं है, जितनी है तैयारी उसकी बुनियाद पर टेस्ट दे दीजिएगा। 2-4 ने और नियत कर ली, चलो हम भी दे देंगे, अभी बात चलती रहेगी इंशाल्लाह। पहले और तीसरे सवाल की ना रिक्वायरमेंट आपने सही तरह पढ़नी है टेस्ट में। दूसरे की भी अच्छी है वैसे, लेकिन पहले और तीसरे की भी अच्छी तरह पढ़नी। ओके, चौथा सवाल एमसीक्यूज होगा आईकेप के पैटर्न पे। एसेट टैक्स रूल्स के मुताबिक 1 जनवरी 15। ये होले दिल वाले बेहोश होने लगे हैं थोड़ी देर में। 30,000। ओके, असल में इंटरेस्टिंग चीज पहले टेस्ट में ये होती है कि टीचर को पता चलता है क्लास में कैसी लॉट बैठी हुई है, और अभी इधर से तो पता नहीं चल रहा होता कौन लायक है। तो पहले टेस्ट के रिजल्ट के बाद पता चल जाता है कि 7 वाला कितने वाटर में है।
ओके, असल में रोजाना आना भी जरूरी है, लेकिन उस 1 घंटे में परफॉर्म करना भी जरूरी है। 30, अच्छा इस सवाल की तरफ आ जाते हैं। इस सवाल क्योंकि हम लिफ्ट नहीं करा रहे काफी देर से। 30,000 इंटू 40% जी 12,000। जी हाँ जी, आखिरी 1-2 मिनट में बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ओके। सबसे पहले वी आर सपोज टू कैलकुलेट द करंट टैक्स। भाई ये इधर एक पूरे बंदे की जगह है, आगे आए, ये बैग उठा के आगे रखवा दें बेशक, और इधर हो जाए। ओके, करंट टैक्स निकालें कल की तरह। करंट टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। ये जो गवर्नमेंट को इस साल हमने टैक्स जमा कराना होता है, इसका नाम क्या है? ये करंट टैक्स। प्रॉफिट्स पे क्यों नहीं जमा कराना होता? प्रॉफिट जो हमारे आए हैं अकाउंटिंग वाले, उन पे क्यों नहीं जमा कराना होता? वो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट्स होते हैं। हमें कौन से प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं? टैक्स रूल्स के मुताबिक। अच्छा मुझे बता दें, अकाउंटिंग वालों ने वो जो अकाउंटिंग की कल मैंने आपको किताब दिखाई थी लंदन वाली, उसके मुताबिक अकाउंटिंग वालों ने कितना प्रॉफिट निकाला है? 1 लाख। अकाउंटिंग वालों ने कितना प्रॉफिट निकाला है? 1 लाख। भाई इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ अपने नोट्स में ब्रैकेट में लिख लें पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट्स में सफे पे जो आज बांटा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दूसरा नाम है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। ओके, थोड़ा इधर हो जाए। हाँ ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स साल बताएं कौन सा है जी? 2015 और 2016। इधर शायद 16 आएगा और इधर 15 आएगा। ओके, 2015 की बताएं अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन 12। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितनी डिप्रिसिएशन माइनस कर दी? इसको क्या कर दें? ऐड। लास्ट से नोट्स ले आए जाके। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितनी डिप्रिसिएशन ऐड कर दी हुई है, लेस कर दी हुई है? 12,000। इसे क्या कर दें? रिवर्स। इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? टैक्स रूल्स वाले डिप्रिसिएशन। जी बोलें कितनी है? 18,000। इसका नाम क्या रखेंगे? कल क्या रखा था इसका नाम?
ऐसे प्रॉफिट जिन पर टैक्स देना है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट जिन पर टैक्स देना है, टैक्सेबल प्रॉफिट। जी कितने आगे? ओके, 1 मिनट दे दें, नोट करने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा। 16 में अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी रेप्शन माइनस कर दी हुई है, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इसकी जगह कितनी माइनस कर लो, 12,000। ओके, 18,000 को आप ऐड कर दें, 12,000 को लेस कर दें, 106,000। अच्छा, कितने सवाल होमवर्क के लिए चाहिए आपको? कल क्या प्रोग्राम है आपका? टेस्ट तैयार करना है? हाँ, दो भी टेस्ट कौन सा तैयार करना बताएं? एक सही से बताएं जो सीए करने आए हैं। हफ्ता इतवार है ना, कितने कर लें? 2 ठीक है, 4 सवाल से ज्यादा ना हो होमवर्क में। ओके, अच्छा जी वो कभी आएगा, बिल्कुल, फिर कभी आएगा, फिर कभी आएगा, वो भी पढ़ेंगे। अभी तो रिवलेशन नहीं आया ना, अभी आएगा तो कर लेंगे। ओके, आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं भाई, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। जी बोलें। 28,200 31,800। जोर भाई ये पूरी क्लास ने एग्री कर दिया कि ना हम तस्वीर खींच के किसी से टेस्ट शेयर करेंगे और ना हम किसी को बताएंगे टेस्ट में सवाल क्या आया है, और मंडे या ट्यूसडे को क्लास में ही हम 10 मिनट का टेस्ट भी देंगे। उसके लिए हम आज और कल तैयारी करेंगे ताकि क्लास में हम परफॉर्मेंस दिखाएं जो सर चढ़ के बोले, और हम पूरी क्लास टेस्ट देंगे। ये सबसे बड़ी इन्होंने बात की, आज पूरी क्लास हम टेस्ट देंगे। ओके, now we are going to discuss the purpose of IAS 12। हम IAS 12 का पर्पस डिस्कस करने लगे हैं। वैसे आप भी राय दे दें, कल सारे टीचर्स की एक मीटिंग हुई है, उसमें ये डिस्कशन हो रही थी कि कैसे टेस्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। तो एक राय तो ये आई थी कि भाई ऐसा करें कि टेस्ट शाम को ले लिया करें ताकि एक के टाइम में सारे टेस्ट दें, ताकि ये वाला इशू ही ना आए और क्लासेस में टेस्ट हो जाए। वो वाले ज़रा हाथ खड़ा करें, शाम को मगरिब से इशा टेस्ट हो जाया करें। हफ्ते में एक दिन 3 सब्जेक्ट पढ़े, हफ्ते में 3 दिन बस। अच्छा, ओके। फिर कुछ राय आई कि नहीं ये मुश्किल नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, तो फिर ऐसा करें कि बच्चों में एथिक्स डेवलप किए जाएं। तो अब फिर वो स्ट्रेटेजी पे ना अमल शुरू किया गया कि बच्चों में थोड़े एथिक्स, माशाल्लाह आपका तो मसला नहीं, दूसरी क्लासों में मसला हो रहा था, तो वो हाईलाइट किया गया था। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोबारा रिवाइज करा दें। अकाउंटिंग प्रॉफिट से। इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सारे अब अटेंटिव हो जाएं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, IAS 12 की थीम पता चलने लगी है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी हमारी वर्किंग्स 2 रह गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें नहीं पता, मे बी मिस्टर एक्स या कंपनी एक्स, जो भी है कंपनी एक्स नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलें वो बाद में कर लेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड, बोले 31 दिसंबर 2। अच्छा, इसमें ना 31 दिसंबर अगर 16 लिख देना तो 15 उसमें खुद ही आ जाता है। ओके, 2016 2015 प्रॉफिट बिफोर टैक्स
ये सेल से चला होगा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले कितने? 1 लाख। इसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे माइनस करते हैं टैक्स। इसके नीचे हम माइनस करते हैं टैक्स। इस टैक्स को कहते हैं करंट टैक्स। जी बताएं जी, करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले साल का हमने कितना किया है? 28,200। अगले साल का टैक्स 31,800। It is the current tax. It is called as current tax. Now there is a violation of matching concept. Due to difference in accounting and tax rules. क्या violation है मैचिंग कॉन्सेप्ट में? एक मिनट। You are earning profit of 1 lakh and paying tax of 28 and paying tax of 28 and you are earning profit of 1 lakh and paying tax of 31.8. Now लोगों ने IS 12 से सवाल किया। IS 12 का अंदाजा लगाएं आप कितना कीमती स्टैंडर्ड है कि ये IS 16 से भी पहले आ गया था। उसी वक्त इसकी जरूरत महसूस होगी थी। IS 2 इससे पहले आया था। इन्वेंट्रीज की तो शुरू में ये कॉन्ट्रेंट्स को जरूरत पड़ गई थी। इन्वेंट्री सबसे पहले स्टैंडर्ड आया था। तो IS 16 से भी पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से भी पहले ये चीजों की जरूरत महसूस हुई लोगों को। एक मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, क्योंकि जब मैंने CA किया तो IS 12 तक ही होता था, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड ही नहीं आए थे। तो इतने से में मैंने CA कर लिया। अभी तो IS 41 चल रहा है आजकल, और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड आ चुके हैं। फिर IFRS 1 2 3 4, फिर वो लंबी लिस्ट है। चलें छोड़े, आप लोग फिर वो कहते हैं कि पुराने जमाने में CA। अच्छा, तो यू केम लेट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट हो रही है। कैसे वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट हो रही है? कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और टैक्स कितना आया? 28। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, टैक्स कितना आया? 31.8। यहां तक टैक्स रूल्स हम लगाते हैं, और टैक्स रूल्स लगा के सही वाला टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है वो जमा कराते हैं। यहां पर कैफ 6 का सिलेबस आपका खत्म हो जाता है। भाई ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दें। अब यहां से कैफ 7 का सिलेबस शुरू होने लगा है। इसको मिसमैच को खत्म करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक और टैक्स इंट्रोड्यूस किया जो किसी को जमा नहीं कराना होता। इसका नाम रखा डेफर्ड टैक्स। अकाउंटेंट्स ने एक और टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम रखा डेफर्ड टैक्स। और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन यहां हम करके पोस्ट करेंगे। फिर आप देखिएगा दोनों सालों का टैक्स बराबर आ जाएगा। दोनों सालों का टैक्स बराबर आ जाएगा। ओके, पहले जरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बता दें किसी को याद हो तो, ताकि एक दफा पता चल जाए ब्रॉडर पिक्चर में हम कहां पे खड़े हैं इस वक्त। ये मैंने जरा प्रॉफिट एंड लॉस एसओसीआई याद कराने लगा हूं। ये कैसे बनती थी? सेल ने बनाने की जरूरत नहीं। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये अलग अलग आते हैं वैसे, और फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह। अदर इनकम को छोड़ें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स। जहां तक FR1 का सिलेबस है तो आप माइनस करते थे करंट टैक्स, तो आ जाता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट जहां FR2 का सिलेबस है तो टैक्स में से हम 2 टैक्स करेंगे, एक करंट, एक अच्छा डेफर्ड जरूरी नहीं माइनस हो, ये कभी प्लस भी होता है। अच्छा, तो ये 2 टैक्सेस हैं, करंट और डेफर्ड। तो आपको जब कभी IAS 12 के अंदर बनाना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, तो आपने स्टार्ट यहां से किया करना है, अनलेस कि वो पूरा सवाल सॉल्व करने को कह दे। स्टार्ट आपने यहां से किया करना है। क्या फॉर्मेट हुआ करेगा? जहन में हुआ करेगा, ऊपर सेल से हम चले हैं, लेकिन क्या फॉर्मेट हुआ करेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स, करंट टैक्स। मिसमैच नहीं हुआ करेगा, मिसमैच हो जाया करेगा। फिर उसके बाद आपने क्या रिकॉर्ड करना है? डेफर्ड टैक्स। जब डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करेंगे तो एंड पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह छोड़ देते हैं और डेफर्ड की जगह छोड़ देते हैं।
और कोशिश करते हैं किसी तरह मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन ना हो। फिलहाल मैचिंग कॉन्सेप्ट की बड़ी वाज़ेह वायलेशन हो रही है, क्योंकि हमारे और टैक्स रूल्स में डेप्रिसिएशन की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिमूव दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को कैसे रिमूव करें। ओके, दो 2015 में मुझे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। अब ना सोच चाहिए, दिमाग चाहिए, थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। अभी छोड़े नोट करना सब कुछ। 2015 में मुझे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। फायदा हुआ है। कोई बता सकता है फायदा कैसे हुआ है? कमाया कितना है? 1 लाख। थोड़ा सोच फिक्र देनी पड़ेगी। अब कमाया कितना है? 1 लाख। ड्राइवर ने सोच फिक्र ना दियो ना, 100 को डुबो देता है, तो इधर टेंटिव रहे बस। अच्छा, अब कमाया कितना? 1 लाख। और टैक्स किस पे दिया? 94,000 में। जब 31/12/15 की रात को सो रहे होंगे, तो 31/12/15 की रात को सोते हुए सोच रहे होंगे कि कमाया 1 लाख, टैक्स इमरान खान ने 94 पे मांगा, कोई चक्कर है, कोई चक्कर हुआ, कोई गेम हुई है, कोई गेम हुई है। ये नहीं, इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं है कि कमाया हमने कितना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट कर दी ना टैक्स वालों ने। तो टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट कर दी, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो जब टैक्स देने गए तो बड़े मजे से 28,200 पे टैक्स दे आए, लेकिन वैसे टैक्स बनता था 30,000। 30% रेट है ना। 1 लाख पे टैक्स कितना बनता था? 30,000। इसीलिए फिगर जरा आसान रखिए, समझने में आसानी हो। 1 लाख जरूर 30%, 30,000। वैसे टैक्स बनता था 30,000, लेकिन टैक्स रूल्स ऐसे स्ट्रक्चर हुए थे कि हमने लाख कमाया, किस पे जमा कराया टैक्स? मेरे भाई 31/12/2015 की रात को, जिसको तो IAS 12 जिसके दिमाग पे सवार हुआ है, वो बड़ा ही परेशान सोएगा और अपने आप को लाइबल फील करेगा। माने ना माने, अपने आप को लाइबल फील करेगा। अपने आप को लाइबल फील करेगा कि यार ये जो 6,000 का मुझे टैक्स की छूट हुई है ना, ये कभी ना कभी देना ही पड़ना है। और ये सोचता हुआ सो रहा होगा कि यार ये इतने अच्छे नहीं हो सकते गवर्नमेंट वाले कि मुझे 6,000 पे टैक्स छोड़ दें। और जो डर था वो हो गया, और जो डर था वो हो गया। गेम ऑन हो गई 16 में। बताएं, अगले साल कमाया कितना? 1 लाख। और टैक्स किस पे दिया? 1,06,000 पे। और वो जो डर था कि ये इतने अच्छे नहीं हो सकते, तो उन्होंने कह दिया यस वी आर नॉट सो मच अच्छा, तो हम अच्छे नहीं हैं। अब आप कमाओगे 1 लाख और टैक्स किस पे दोगे? 1,06,000 पे। लेकिन वैसे दोनों टैक्सेस को जमा करके देख लें, जवाब 60,000 ही आ रहा है। कैलकुलेटर के बगैर ही देख लें। 31,800 जमा 28,200, 200 जमा 800 आजकल 1000 आ रहा है। और जो है इसको जमा करके देखें, ये टोटल 60,000 आ जाएगा। दोनों सालों का ओवरऑल टैक्स स्टिल कितना है? 60,000। लेकिन डेप्रिसिएशन रेट्स की वजह से इसमें क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले मुझे बता दें, बीइंग अ प्रूडेंट मैन, व्हाई आई एम फीलिंग माई सेल्फ लाइबल ऑन 15। मेरी अम्मी आपके पास आए, बेटा होमवर्क ना 2015 की रात को, बेटा होमवर्क ना करो। अच्छा अम्मी, अब आप लाइबल फील करेंगे। सुबह उठ के फजर के बाद ही अम्मी ने कहना आ जाओ बेटा। इट इज नेचुरल। 1 जनवरी 16 की सुबह अम्मी आगे कहेंगी बेटा आप क्या करो, स्कूल जाने से पहले तो होमवर्क करना पड़ेगा। तो अगर 15 की रात को समवन इज गिविंग बेनिफिट्स, तो 16 की सुबह 76 भी पढ़ेंगे। फिर 16 की सुबह यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि दुनिया, ये जमाना इतना अच्छाई का नहीं है कि ये इतने अच्छे लोग हैं हुकूमत वाले कि लाख रुपए कमा रहे हैं और 94,000 भी टैक्स लेके हमें छुट्टी दे देंगे। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट समथिंग विल हैपन, एंड व्हेन यू ओपनड आईज इन 2016 दैट हैपेंड। लाख वाली चीज पे आपको कितने पे टैक्स देना पड़ा? 1,06,000 पे। अब अकाउंटेंट्स ने यह सवाल उठाया कि भाई हम 100% एग्री कर गए कि 15 की रात को हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 6,000 के ऊपर हमें बेनिफिट आया है, इसकी लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड करना बनती है। फिलहाल तो बेनिफिट नजर आ रहा है, लेकिन बीइंग एन अकलमंद इंसान वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो बाकी 6 है इस पे भी गवर्नमेंट वाले छोड़ेंगे नहीं। कभी ना कभी क्या मांगेंगे, और वो आपको आंखों के सामने नजर आ रहा है, मांग लिया उन्होंने।
लाख कमाया था और उसमें 1,06,000 पे टैक्स मांग लिया, ठीक है। इसलिए अकाउंटेंट्स ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा जी ये जो 6,000 के ऊपर आपने कम टैक्स पे किया है, इसके लिए अपने आप को क्या 31/12/15 की रात क्या फील करें अपने आप को, लाइबिलिटी की एंट्री बता दें, कोई लाइबिलिटी की एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट ही करेंगे ना, और क्या करेंगे, लाइबिलिटी की एंट्री एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। अब बोलें किस पे टैक्स कैलकुलेट में करने लगा हूं, 6,000 पे। 6,000 का कितने परसेंट, 6,000 का ही हमें फायदा हुआ है ना, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में नुकसान होने, 6,000 का 30%, 1800 के लिए मैं अपने आप को क्या फील करूं, किसकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। आज या कल को कभी, आज रात लाइबल फील करूं, लेकिन लाइबिलिटी पे तो कल कभी होनी है ना। अगले साल देखें कमाएंगे 30,000, लेकिन टैक्स 1800, वो टैक्स बनेगा 30,000, लेकिन देंगे कितना आएंगे, 1800 ज्यादा। अगले साल 1800 ज्यादा दे के आएंगे। अब जो मैं लाइबल फील कर रहा हूं गवर्नमेंट की तरफ, उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एंट्री बता दें, एक्सपेंस डेबिट। किसी को पता है एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे किस साइन के साथ आते हैं, किसी को पता है एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे किस साइन के साथ आते हैं, माइनस साइन के साथ। ये 1800 एक और फिगर आ गई, इसका नाम क्या रख दिया, ये अभी जमा कराना है या डेफर करके जमा कराना है, डेफर करके, डिले करके जमा कराना है। इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री क्या बनी थी, ये तो एंट्री इंट्रो में पड़ी हुई है, फॉर वन एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट। लेकिन ये पेएबल टू गवर्नमेंट फिलहाल नहीं है, गवर्नमेंट अभी मांग नहीं रही, वो थोड़े अरसे बाद मांग लेगी। इसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट। ओके, अब आप देखें इस 6,000 पे जब लगा 30%, तो ये कितना आ गया, 30,000। एग्जैक्ट 1 लाख पे 30% लगाएं तो 30,000 ही आ रहा है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो गई या मैचिंग कॉन्सेप्ट की कंप्लायंस हो गई। अगले साल क्या हुआ, अगले साल प्रॉफिट कितना था, उस पे टैक्स कितना बनता था, 30,000। अगले साल प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। सोचो प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, उस पे टैक्स बनता कितना था। हमने क्या कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, तो वो लाइबिलिटी अब पे हो गई। अब पे हो गई या नहीं, पहले ये बता दें, लाइबिलिटी पे हो गई। अब वो लाइबिलिटी जब पे हो गई, तो वो जो हम अपने आप को डेफर करके लाइबल फील कर रहे थे, अब हम रिलैक्स फील करें 31/12/16 की रात को, या 31/12/16 की रात को अभी तक परेशान हो के वो वाला 6,000 पे ज्यादा पे करना पड़ेगा। रिलैक्स फील करें, 6,000 पे एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया। अब वो लाइबल फील करते रहे अपने आप को, यार 6,000 पे ज्यादा कभी ना कभी, कब हो चुका है आपके साथ। अब इस लाइबिलिटी को क्या करें, खत्म करें। लाइबिलिटी खत्म करने की एंट्री बताएं, डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट और डेफर टैक्स एक्सपेंस। एक्सपेंस कम होना प्रॉफिट एंड लॉस में शायद आपने कभी शो ना किया हो जिंदगी में, लेकिन साइन मुझे बता दें, एक्सपेंस कम होना किस साइन के साथ आना चाहिए। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, सैलरीज रेंट माइनस साइन के साथ आते हैं, लेकिन एक्सपेंस कम होना किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। कितना, 1800। नो वी आर नॉट फीलिंग लायबल जी, कितना, 30,000। ओके जी, 2017 में कुछ भी नहीं होगा। 2017 में जाके बस गवर्नमेंट को, वो जिन्होंने टैक्स पड़ा हुआ है 30 जून कुछ ईयर एंड होगा, 30 सितंबर को गवर्नमेंट को जाके आप 31,800 जमा करा देंगे। तो आप बता दें क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो गई या मैचिंग कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लायंस हो गई, कंप्लायंस हो गई। अब दोनों साल कमाया कितना, 1 लाख, दोनों साल का टैक्स 30,000। और अब यूजर अगर घर पैसे लेके जाना चाहे तो पहले साल भी 70,000 लेके जा सकता है और दूसरे साल भी 70,000 लेके जा सकता है। ओके, मैं मिटाने लगा हूं, आपसे सारी बातें दोबारा पूछने लगा जी। फोकस, पहले एंट्रीज लिख लें, हेडिंग दें जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 2015 31/12/15 यहां लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज 2015 31/12/15।
करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। कितना है जी? 15 का टैक्स बोले मनो 28,200। एक एंट्री की जगह खाली छोड़ दें, पता नहीं कौन सी है, छोड़ने पर। अभी आपने FR1 पढ़ा है, मैं ज्यूम करता हूं अभी वाली डिस्कशन आपने नहीं सुनी। एक एंट्री की जगह खाली छोड़ दें। 16, ये तो इजी मार्क्स गेन करने होते हैं ना पेपर में। ओके, 31, 12, 16 की रात को बताएं कितना टैक्स बनता है। गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 31,800। मैं उन्हें फिर सवाल 1-2 कम कराऊं, होमवर्क में 5-6 डाल दिए मैं, 4 फिर करने हैं, 4 आप लोगों ने एग्री किए हैं। ये कौन से हैं? जो एप्लीकेशन प्रैक्टिस वो तो बस वो खोलो। If you have FR1 knowledge, then these entries are enough for you. बस करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पे। और FR1 में टीचर आता भी नहीं था यार, ये गलत हो जाता था और आप बस करके आ जाते थे बस इसी तरह, तो आपको पता भी नहीं चलता था ये गलती हो रही है, गलत पढ़ाया जा रहा था। ओके, ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं था। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट हैज हैपेंड, ये करने से हो क्या गया है? ये करने से हो ये गया है कि कमा दोनों साल 1 लाख रहे हैं और टैक्स रेट गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया, और हम दोनों साल जो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट से कर रहे हैं। इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि इफ यू आर अर्निंग 1 लाख and you are paying 94,000, then it is a temporary difference. ये कभी ना कभी गवर्नमेंट खत्म करेगी, इतनी अच्छी नहीं है कि गवर्नमेंट ये खत्म ना करे। ये गवर्नमेंट के जो हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफ आ गया है वो खत्म होगा कभी ना कभी। और जाके देख लें, लाख जमा लाख 2 लाख, 94 जमा 1,06,000 2 लाख। हम भी कह रहे हैं 2 लाख कमाया, गवर्नमेंट भी क्या कह रही है 2 लाख कमाया। कितने सालों में? ओवरऑल 2 सालों में। ओके, तो अब एंट्री समझनी है गौर से। प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख। टैक्स किस पे दिया? 94 पे। आप बताएं आपने कितने हजार पे टैक्स जमा नहीं कराया? अब अगर आपने 6,000 टैक्स जमा नहीं करवाया तो आप अपने आप को किसकी तरफ लायबल फील करें? स्टिल गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन गवर्नमेंट मांग नहीं रही, टैक्स रूल्स ऐसे स्ट्रक्चर हुए हैं गवर्नमेंट मांग नहीं रही। लेकिन हमें बीइंग अ प्रूडेंट बंदा पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट, अगर मैं बिजनेस कैरी ऑन करता हूं तो गवर्नमेंट विल डिमांड दिस टैक्स। गवर्नमेंट ये टैक्स मेरे से कभी ना कभी मांग लेंगी, इतनी अच्छी नहीं है कि छोड़े। तो आप बता दें कितनी हमने सेविंग कर ली है? फिलहाल 6,000 रुपए के प्रॉफिट्स पे टैक्स जो देना था उसकी सेविंग कर ली है। इसके लिए अपने आप को नियर फ्यूचर में क्या फील करें? कभी ना कभी हमें ये टैक्स पे करना पड़ेगा। आप बता दें कोई एंट्री जरा सोचें, एंट्री सोचें 6,000 पे 30% रेट लगा के एंट्री सोचें। अगर मैं लायबल फील करूं, गवर्नमेंट कहती है मुझे नहीं देना, CTP को मत छेड़ें, करंट टैक्स पेएबल को मत छेड़ें जी, करंट टैक्स एक्सपेंस को भी मत छेड़ें। एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। Why I am feeling myself liable? क्योंकि अगर अम्मी कहते हैं बेटा होमवर्क ना करो तो कल सुबह उठ के करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है 6,000 पे टैक्स ना दो तो कल कला को देना पड़ेगा। ओके जी, अमाउंट बता दें कैसे निकली है? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप मुझे बता दें ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है डेबिट, ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है डेबिट। किसी को पता है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किस साइन के साथ होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? नेगेटिव साइन के साथ। अब साइन भी जानना जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी।
ये इस एंट्री को मैंने पोस्ट कर दिया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके, अगला साल आया, अगले साल मैंने कमाया कितना, 1 लाख। टैक्स किस पे दिया, ये जो 6,000 पे मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूं इसकी तो लाइबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, इसकी तो लाइबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। किस साल, पिछले साल। अब वो लाइबिलिटी पड़ी रहे या रिवर्स होने का टाइम है, रिवर्स होने का टाइम है। किसी को पता हो लाइबिलिटी रिवर्स कैसे हो सकती है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेबिट। और एक और मसला हो गया, मेरा एक्सपेंस इन्फ्लेट हो गया, हालांकि लाख के प्रॉफिट पे कितना टैक्स बनता है, 30,000। मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। इसको सही करने के लिए एक्सपेंस को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, फिर ही मैचिंग होगी। ओके, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जी, कितने से, 18। ओके, अब बता दें, शायद कभी भी इंट्रो FR1 की क्लास में एक्सपेंस के कम होने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे नहीं याद पड़ता कभी आई कैप ने टेस्ट की हो, लेकिन सोच लें आज एक्सपेंस कम हो रहा है, एक तरह की इनकम ही है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है एक तरह की इनकम ही है। इनकम्स बोलें किस साइन के साथ रिकॉर्ड होती हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। अदर इनकम में नहीं डाल सकते ना, कंसिस्टेंसी रखनी है, जहां उससे रिलेटेड एक्सपेंस डाल रहे हैं वहां उससे रिलेटेड इनकम डालें जी। अब जरा देखें, नेगेटिव आ रहा है 30,000 और स्टिल नेगेटिव 30,000, 70,000। एक दो लोगों ने बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन बुकिंग चेंज करा लिया, आउट स्टेशन वालों ने। ये टेस्ट दे के जाएंगे यार, कुछ ने मैसेज कर दिया अगले हफ्ते आएंगे, अगले हफ्ते भी टेस्ट है। कुछ ने मैसेज कर दिया कि अब हम इंशाल्लाह रिजल्ट साथ ही लेके आएंगे मंगल को। हमें आपने एक मिशन पे भेजे, हमारे से मिलने आ जाया करें कभी कभी। ये बहुत इजी है भाई, थोड़ा फोकस करें आप लोग। Okay, this approach of calculating deferred tax will not work. भाई आप अभी मैंने क्या कहा है इंग्लिश में, नहीं वो असल में भाई इंग्लिश बोलने में मसला ये होता है कि अगर उर्दू बोल रहा हो ना टीचर, तो स्टूडेंट कुछ और भी कर रहा हो ना कुछ सुन रहा होता है। जब टीचर इंग्लिश बोलते हैं ना तो स्टूडेंट कुछ और कर रहा हो, बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई कि डेफर्ड टैक्स लगाने की ये अप्रोच जो हमने 6,000 पे रेट लगा दिया है, ये हर जगह नहीं चला करेगी, बिकॉज इधर नंबर ऑफ डिफरेंसेस आएंगे आने वाले दिनों में।
टैक्स में और अकाउंटिंग वालों में बहुत से इख्तलाफ होंगे, बहुत से 12, 13, 14, 15 चीजें भी किसी सवाल में आ जाया करेंगी। मिसाल के तौर पे हम कह रहे होंगे कि जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उस पर इख्तलाफ आ जाएगा दोनों का। हम मोबाइल्स की वारंटी देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई ये वारंटी कॉस्ट को हम नहीं मानते, जब वारंटी रिपेयर कराने आए फिर तुम खर्चे को रिकॉर्ड करना। इसी तरह छोटे छोटे जिन्होंने बोरोइंग कॉस्ट पड़ी हुई है तो इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, टैक्स वाले कहेंगे हम नहीं इस बात को मानते। इस तरह करते करते 10-12 इख्तलाफ हैं हमारे और टैक्स वालों में जो आने वाले दिन में आपके आंखों के सामने आया होंगे। तो इसलिए उस वक्त इस अप्रोच को चलाना मुश्किल हो जाएगा कि 6000 का डिफरेंस इन दोनों की वजह से आ रहा है तो ये क्या है। इसलिए अकाउंटेंट्स ने एक अप्रोच निकाली हुई है टू प्रिपेयर दीज टू एंट्रीज थ्रू टी अकाउंट। अकाउंटेंट्स ने एक अप्रोच निकाली हुई है कि इन दोनों एंट्रीज को इस तरह नहीं करना, हवाई बातें नहीं करनी 6000 और ये। आप प्रॉपर एक अप्रोच बनाएं और एक फॉर्मेट बनाएं, उस फॉर्मेट में फिगर्स डालें, वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली देखें ये 2 एंट्रीज देगा। अब वो फॉर्मेट समझना है, उसके लिए हमें 2 वर्किंग्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होंगी। ओके, वर्किंग नंबर 4 एंड वर्किंग नंबर 5। एक हम अकाउंट बनाया करेंगे जिसका नाम होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। टी अकाउंट बना के जरा अप्रोच काबू में आ जाती है, बात समझ आ जाती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कभी कभी ये एसेट भी हो जाता है वैसे। ओके, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में इसको लायबिलिटी रखते हैं। वर्किंग 4, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। कभी कभी ये एसेट भी हो जाता है, लेकिन चलें, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/15। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले खड़े होकर निकालें 31/12/15 पे, और फिर यही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोबारा खड़े होकर निकालें कब? 31/12/16 पे। कैसे निकालें उसकी एक अप्रोच है। बताएं फर्क, अब ये ना नया फॉर्मेट है वो समझ लें। बताएं फर्क किसकी वजह से आ रहा है? पीपीई की वजह से, इंटेंजिबल्स की वजह से, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से? पीपीई की वजह से। आने वाले दिनों में बाकी चीजें भी ऐड होंगी। फर्क किसकी वजह से आ रहा है? पीपीई की वजह से। ये अप्रोच कहती है कि बैलेंस शीट अप्रोच इसका नाम है। इस अप्रोच का नाम है बैलेंस शीट अप्रोच। जब बैलेंस शीट अप्रोच होगी ना तो फिर ये प्रॉफिट्स की तरफ नहीं देखेगी, फिर ये उन बैलेंसेस की तरफ देखेगी जो बैलेंस शीट में जाते हैं। अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से कराया है, वो झटका तरीका है। मैंने कहा प्रॉफिट्स में डिफरेंस बताएं, इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच नहीं लगानी, पेपर में हमने बैलेंस शीट अप्रोच लगाया करनी है। ओके, इफ आई प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग रूल्स, तो 31/12/15 की बैलेंस शीट में मेरा एसेट किस पे नजर आएगा? वेरी सिंपल, इफ आई प्रिपेयर बैलेंस शीट तो 31/12/15 की बैलेंस शीट में मेरा एसेट कितने पे नजर आएगा? 18,000। ओके, इसको हम कहा करेंगे कैरिंग अमाउंट। क्या कहा करेंगे? कैरिंग अमाउंट। CA वो नहीं जो आप कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट, एब्रीविएशन साथ साथ लिखते रहे। इसको कहा करेंगे कैरिंग अमाउंट। ओके, व्हाट इज WDV ऑफ PPE एज ऑन 31/12/15? 18,000। चार कॉलम डलेंगे इधर। दूसरा कॉलम TB, ये जो होता है वो नहीं है, ये कोर वाला है। TB टैक्स बेस। टैक्स बेस ये मुश्किल नाम है, आसान नाम। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है? टैक्स वालों की बैलेंस शीट। टैक्स वालों की बैलेंस शीट। अगर मैं 31/12/15 को खड़े होके टैक्स वालों की बैलेंस शीट देखें, इन द एंड एंट्रीज यही दोनों निकलनी है। अगर मैं 31/12/15 को, और अप्रोच बड़ी आसान है, अगर मैं 31/12/15 को खड़े होकर टैक्स वालों की बैलेंस शीट बनाऊं तो व्हाट इट विल शो? 12,000। इनसे भी तो 6 का डिफरेंस आ जाता है ना, आप ऐसे ही उधर से निकाल रहे थे, इनसे डायरेक्ट 6 का डिफरेंस आ रहा है, वही वाला। अगर मैं टैक्स वालों की बैलेंस शीट बनाऊं तो कितना आ रहा है?
12,000। लेकिन इसका मुश्किल सा नाम क्या है टैक्स वालों की बैलेंस शीट का? टैक्स बेस। ये दोनों फिगर्स टी अकाउंट से आया करेंगी। 12,000। ओके, अब तीसरा कॉलम क्या बनना चाहिए आप खुद बता दें। तीसरे कॉलम का नाम खुद बता दें। डिफरेंस। एक्सेलेंट। तीसरे कॉलम का नाम बनना चाहिए डिफरेंस। हमारे और टैक्स वालों में जो आरजी सा इख्तलाफ है वो कितने हजार का है? ये कभी ना कभी खत्म होगा, कभी ना कभी खत्म होगा। देख ले, खत्म हो गया। हा देखें, ये खत्म हो गया ना। तो हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ कभी ना कभी खत्म होगा। फिलहाल दोनों की WDVs डिफरेंट आ रही हैं। बोथ हैव डिफरेंट बुक वैल्यूज, बोथ हैव डिफरेंट BVs। ओके जी, डिफरेंस कितना आ गया? 6,000। लेकिन जो हमारे और टैक्स वालों में ये तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आया, इस डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट बताना है कितना है। अगला कॉलम, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। ये निकाल लेंगे। 6,000 इंटू 30%, 1,800। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, पहले डिसाइड होना चाहिए इस डिफरेंस की वजह से हमें फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, ये पहले डिसाइड करना है। ये कैलकुलेशन आसान है, वेरी इजी। ये काउंटिंग वालों की बैलेंस शीट से उठा लिया, पहला वाला 18,000। ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट से उठा लिया। इन दोनों का ये क्या आ गया? 6,000। इस पे टैक्स लगाया 1,800। ओके, नाउ accountants have said that if carrying amount of asset is greater than tax base of asset, बोलें जरा, if carrying amount of asset is greater than, then there is a taxable temporary difference. Then इस 6,000 का नाम बताएं। Then there is a difference, इस difference का नाम taxable temporary difference. Watch here, why it is taxable. I can't explain taxable through balance sheet approach. मैं taxable समझाने के लिए मजबूर हूं इस अप्रोच पे दोबारा आ जाऊं। कमाया कितना? टैक्स किस पे दिया? क्या मैं अपने आप को टैक्सेबल फील करूं कि मैंने टैक्स और देना है? मेरे कितने प्रॉफिट्स भी टैक्सेबल रह गए हैं? टैक्सेबल। मेरे कितने प्रॉफिट्स अभी टैक्सेबल हैं जिन पे टैक्स नहीं लगा? मेरे कितने प्रॉफिट्स टैक्स्ड हैं? मेरे कितने प्रॉफिट्स टैक्सेबल हैं? कभी कभी ये डिडक्टेबल आया करेगा जब ये लेस का साइन आया करेगा, वो फिर बाद में कभी दूसरा नाम इसका टैक्सेबल का ऑपोजिट डिडक्टेबल। लेकिन फिलहाल इसका नाम टैक्सेबल। जी, कमाया कितना? टैक्स किस पे दिया? व्हाट इज टैक्स्ड? व्हाट इज टैक्सेबल? 6,000। तो इसका नाम बोले 6,000 का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन एक रट्टा भी मार लें, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन ऑलवेज इट विल बी और समझा आपको यहां से दिया कि 6,000 इज टैक्सेबल। अब जब हम टैक्सेबल फील कर रहे हैं, टैक्स जमा कराना है, टैक्सेबल, तो आप बताएं लायबिलिटी अराइज होगी, एसेट अराइज होगा? हम गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को टैक्सेबल फील कर रहे हैं, क्या अराइज होगी? लायबिलिटी। तो व्हेन एवर टैक्सेबल होगा इधर हमेशा क्या आ जाएगी? लायबिलिटी। इसका नाम बोलें क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या नाम होगा? DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितनी आ गई जी? 1800। ओके, ये खत्म हुई। लेकिन वर्किंग 4 ही चल रही है, वर्किंग 4 ही चल रही है। कैलकुलेशन ऑफ DTL एज ऑन 31/12/16। बोले, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑन 31/12/16। कितने कॉलम? कौन कौन से? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। ऊपर देखें, नोट करने का सफिशिएंट टाइम दे, वो खुला टाइम है, 20 मिनट पढ़े। और क्या करना है हमने? वो DTL का काउंट बनाना है बस। 20 मिनट पढ़ेंगे, गप्पे मारेंगे। ओके, अब आप मुझे ये बता दें, एज ऑन 31/12/16
अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में क्या फिगर जानी है? हमारा सवाल ऐसे स्ट्रक्चर हुआ ना, एकदम जीरो पे चला गया काम। एज ऑन 31/12/16 टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या फिगर जानी है? 0। ये एक अप्रोच है। ओके, कैलकुलेटर के बगैर बताएं व्हाट इज द डिफरेंस? 0। हिम्मत करें जरा, एक दो बंदे इस पे रेट लगाएं 30%, यू विल गेट 0। वी आर नॉट फीलिंग आवर सेल्फ लाइबल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। लॉजिकली बताएं क्यों? क्योंकि जो भी लाइबिलिटीज थी वो तो 2 साल एसेट की उम्र थी, पूरी होगी, सारा टैक्स खत्म हो गया, तब हम अपने आप को किसी की तरफ लाइबल फील नहीं कर रहे। नाउ I wish there would have been red marker, and there is. Some wishes come true, some do not. यही दुनिया है। Okay. As on, wait. As on. मुझे बता दें, जिंदगी में कभी, आंखें बंद करें, जिंदगी में बंद, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि, सोच में जाना है, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई ऐसा अकाउंट बनाया हो जिसमें कैरेट डाउन पहले लिखे हों? बाहर आ जाएं, और भाई उठ जो आ जाओ बाहर। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई ऐसा अकाउंट बनाया हो जिसमें कैरेट डाउन पहले निकाले हों, एक्सपेंस की फिगर बाद में निकाली हो? किसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरह बनता था, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ठीक है। बैड डेट वगैरह आते थे, लेकिन अगर एक्चुअल बैड डेट नहीं आते थे तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती थी। और इंटरेस्टिंग बात कि प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का जो कैरी डाउन था वो किसी और अकाउंट के कैरी डाउन से डिराइव होता था। कौन सा अकाउंट था? डेटर के कैरी डाउन से डिराइव होता था। सिमिलरली डेफर्ड टैक्स इज अ अकाउंट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसका कैरेट डाउन, एज ऑन का मतलब कैरेट डाउन होता है, इसका कैरेट डाउन किसी और अकाउंट के कैरेट डाउन से डिराइव होता है। और वो जो कोई और अकाउंट है वो एक नहीं है, वो इत्तफाकन कितने अकाउंट हैं? 2 अकाउंट्स के कैरेट डाउन पर प्रोविजन का रेट नहीं लगाना, 2 अकाउंट के कैरेट डाउन के डिफरेंस पर प्रोविजन का रेट नहीं लगाना। किसका रेट लगाना है? टैक्स का रेट लगाना है। जब आप टैक्स का रेट लगा देंगे तो यू विल गेट कैरेट डाउन ऑफ अनदर अकाउंट, बिकॉज इफ इट इज कैरेट डाउन एंड इट इज कैरेट डाउन, ये कैरेट डाउन है, अगर ये दोनों कैरेट डाउन है तो इनसे डिराइव होने वाली फिगर भी क्या होगी? कैरेट डाउन। ओके, अच्छा जी, बता दें ये लाइबिलिटी है एसेट है? लाइबिलिटी। एज ऑन 31/12/15 लाइबिलिटी बता दें। इधर आती है लाइबिलिटी का कैरेट डाउन। आई स्टिल रिमेंबर, इंट्रो की क्लास में ये पढ़ाया था हमें टीचर ने, फरहान साहब नाम था उनका। तो आई स्टिल रिमेंबर कैरेट डाउन इधर आता है लाइबिलिटी में, याद है? वो चले गए, अब नहीं पढ़ाते। अच्छा, 31/12/15 कैरेट डाउन कितना आता है? 1800। 31/12/15 कैरेट डाउन आता है 1800। ओके, 31/12/16 का कैरेट डाउन, ये एक अप्रोच है ना, डिफरेंट अप्रोच है। ये लॉजिकल अप्रोच थी, ये थोड़ा सा रटावेस तो नहीं है, ये भी एक अप्रोच है, लेकिन इससे आने वाले दिनों में जरा सवाल काबू में आ जाया करेगा। ओके, 31/12/16 व्हाट इज कैरेट डाउन ऑफ लायबिलिटी? 0। ओके, ये तो 2 कैरेट डाउन्स आ गए। अब कैरेट डाउन्स जिस अकाउंट में भी होते हैं उस अकाउंट की खासियत है, उसमें 7 ब्रॉड डाउन्स भी होते हैं। अब मुझे बता दें, 14 के एंड पे ये एसेट पड़ा था हमारे पास, 14 के एंड पे नहीं, ये तो 15 के पहले दिन खरीदे, इसलिए मुझे बताएं इस अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्या लेंगे। छोटी सी बात भी मिस करेंगे, आगे पीछे मसला हो जाएगा। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 0। इधर तो ये मसला नहीं, 1 साल का कैरी डाउन, अगले साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। यकम जनवरी 16 व्हाट इज ब्रॉड डाउन? 1800। Okay, brought down carry downs are there. Hold the blue marker, hold it tight, firmly, and calculate expense as a balancing figure. जी, expense इधर आ रहा है,
इधर आ रहा है एक्सपेंस, बैलेंसिंग जी कितना 1800। इस अप्रोच की ये खासियत है, ये ऑटोमेटिकली ये अप्रोच ऑटो पे लगी है, ये ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री देती है। आप देखिएगा जरा जनरल एंट्रीज, पहले साल की जनरल एंट्री बताएं। लायबिलिटी, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट। नाउ यू शुड रन एंड वॉच। ओ मैन, थोड़ा सा जरा, अच्छा जी क्या एंट्री बनी, बोले बोले बोले। लायबिलिटी, क्रेडिट, एक्सपेंस, और वजह बता दें। हमने कम टैक्स दिया हुआ था, हम ज्यादा टैक्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को क्या फील करें, लायबल। एक्सपेंस, डेबिट, लायबिलिटी, क्रेडिट। आपको पता है क्रेडिटर अकाउंट भी इसी तरह होता है, ओपनिंग, परचेजेस और परचेज रिटर्न कैरी डाउन। हर लायबिलिटी अकाउंट इस तरह का होता है। ओके, अगली एंट्री जरा सोचें। अगला साल वो लायबिलिटी नहीं रही, अगले साल वो लायबिलिटी नहीं रही, गवर्नमेंट आई और आके हमें जो है वो बस क्लास लेके चली गई। लाख कमाया था, टैक्स किस पे मांगा, 1,06,000 रुपए। वो जो लायबिलिटी थी वो नहीं रही, क्योंकि अब हमने खुद ही मान लिया कि हम कितने पे टैक्स दे देते हैं, ज्यादा 6,000 पे टैक्स दे देते हैं। नाउ वी आर नॉट लायबल। अब लायबिलिटी खत्म करें जी, बोले, वरना तो लायबिलिटी अकाउंट हमेशा किताबों में रहेगा। लायबिलिटी, डेबिट, हाँ एक्सपेंस, क्रेडिट बहुत कम आपने सुना हुआ अकाउंटिंग में लफ्ज, खैर है सुन ले, खैर है। एक्सपेंस कम हो गया जी, एंट्री बोले हम। अब वो वर्किंग नंबर 5 से ये एंट्रीज आया करेंगी भाई, वर्किंग 5 से। अब एक मिनट, अब यहां से इधर लेके जानी है, अब यहां से इधर लेके जानी है, ये अप्रोच थी सर जी। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कौन सा साइन, प्रॉफिट लॉस में नेगेटिव साइन। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कौन सा साइन, भाई समझ आ गई है, फिर भी देखते रहो। मोहतरम उसामा भाई फीस दी हुई, समझ आ रही, देखते रहो। 1800। ओके, एक्सपेंस बढ़ रहा है, कौन सा साइन, नेगेटिव। एक्सपेंस कम हो रहा है, एक तरह की इनकम है, एक तरह की इनकम है, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। चलिए अब नोट कर लें। ओ प्लीज, वर्किंग 4 और 5 को देख के नोट नहीं करना। जिन्होंने देख के नोट किए वो देखे बगैर दोबारा नोट करें प्लीज। 4 और 5 को देख के नोट नहीं करना। आगे आगे खड़े हो, आप 4 के आगे खड़े हो, मैं 5 के आगे खड़ा होता हूँ, नहीं गुजारा नहीं चलेगा। आप 5 के आगे आओ, मैं 4 के आगे खड़ा होता हूँ, आप लोग करें। ओके, हमारी तरफ रखें कैमरा। ओके, अच्छा ये होमवर्क है। यस सर। अच्छा, इसके नीचे भी तो सवाल डालना है। एक और, हाँ मैंने इससे बताए, पर 4 से सवाल नहीं होने चाहिए। बस ये हाँ से बात होगी है। निकालो। ये ठीक है बिल्कुल। हाँ
जी भाई, नोट में रिकॉन्सिलिएशन बना दें, नोट में रिकॉन्सिलिएशन बना दें, इसका नोट बना दें। इसका नोट सिखाया हुआ है FR1 में ही, इसका नोट नहीं सिखाया, इंट्रो में, QM में, ISTL का नोट इकोनॉमिक्स में नहीं सिखाया हुआ। नोट में रिकॉन्सिलिएशन बना दें। चलें रिकॉन्सिलिएशन कल बनाएंगे, रिकॉन्सिलिएशन कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पकड़ें, रिकॉन्सिलिएशन। सवाल देखें, सवाल देखें। प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट 1 लाख और सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन आंखों के सामने हो। वेट मैन, पोलो शर्ट, वेट जी। प्रॉफिट बोलें कितने? 1 लाख। पीबीटी सवाल में तो पीबीटी है ना, मैं कह रहा हूं सवाल वेख, तू कह रहे केड़ा वाला प्रॉफिट, सवाल च केड़ा है फिर? ओके, मेरी इनकी बात थी। अच्छा जी, तो प्रॉफिट बोले सवाल में कितने? 1 लाख। सवाल में टैक्स रेट बोले 30%। 1 लाख पे 30% लगाएं, 30,000। इधर देखें, रिकॉन्सिलिएशन बन गई। इसको एक फॉर्मेट में डाल देंगे कल, इसको कल एक फॉर्मेट सा बना के डाल देंगे ताकि ये रिकॉन्सिलिएशन बन जाए। अगले साल इसी तरह करें जी। अगले साल का प्रॉफिट बताएं सवाल में देख के 1 लाख और टैक्स रेट 30%। क्या आया? अब ये चेक के सवाल चेक करने का तरीका कि सवाल आपका सही, अगर ये 30% नहीं आएगा तो ये गलत है। अगला सवाल खोलें, क्वेश्चन 2 खुला हुआ है। 35 छोड़ दें, वो नहीं करना आपने होमवर्क में। आप कह रहे हैं होमवर्क नहीं देना, ठीक है नहीं दे रहा, होमवर्क काट दें ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 है अब आपके सामने। इसमें बता दें कैसे मैच करेगी रिकॉन्सिलिएशन। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? 40,000। लेकिन 40,000 लाने के लिए आपको इतना रुलना पड़ेगा। इधर आओ, वो उधर जाओ, वर्किंग 5 के कोने पे जाओ। अब इधर बॉल पॉइंट, आपको इतना रोलना पड़ेगा। उधर रखना वर्किंग 5 के कोने के टी काउंट के ऊपर हाथ में। हाँ, मैं वर्किंग वन। ये आपको रुलना पड़ेगा, किस लिए? ये आपको रुलना पड़ेगा, किसके लिए रुलना पड़ेगा? क्या करने के लिए बोलें? ये रिकॉन्साइल करने के लिए आपको सारी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। जनरल एंट्री एडिशनल है, ओके। भाई कॉपीज करा के लाओ जल्दी से होमवर्क। ओके, पहले में था और ये टेस्ट में भी रिजल्ट आया इसी तरह। बस ये जा रहे हैं तो। ओके, वॉच हियर, वर्किंग 4। मैं 1-2 मिनट आपकी लूंगा, मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। IS12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 नंबर का सवाल भी आता है। इस वर्किंग का नाम बताएं। डेफर टैक्स लायबिलिटी, बोले कैलकुलेशन ऑफ मैं देख रहा हूं इससे कौन कौन टेंटिव नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/15। एसेट का नाम पीपी, एसेट का नाम पीपी। रेड शर्ट खड़े हो जाओ, पकड़ा गया, खड़े हो जाओ। कैरिंग अमाउंट 31/12/15 की रात को अकाउंटिंग वालों की नजर में कितने का था? 18 का। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन रुपीज इन 1000 टाइम जाया किया मैंने। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 31/12/15 की रात को टैक्स वालों की नजर में कितने का था? 12,000। भाई रूल आज का ये है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट is greater than, then it will give taxable temporary difference. Why taxable? माइंड में बार बार हिट होगी तो बात याद रहेगी। How much is taxed?
हाउ मच इज, कुछ लोग टाइम दे रहे हैं और दिल से सुन रहे हैं बात, हाउ मच इज टैक्स्ड 94,000, क्योंकि होता ये 2-3 दिन गुजर जाते हैं फिर बच्चे कहते हैं जरा लॉजिक रिवाइज करा दे, फिर टाइम नहीं होता उस वक्त। हाउ मच, अब क्या फायदा, आप भी तो नीचे देख रहे हैं, अब और देखे ना बैठे। हाउ मच इज टैक्स्ड, हाउ मच इज टैक्सेबल, इसलिए इस डिफरेंस का नाम बताएं। लेकिन जब ये ग्रेटर आएगा तब आया करेगा, जब लेस आएगा फिर कभी देखेंगे उस सवाल में। ओके, कितना 6,000, इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जी टैक्स, एक छोटी सी चीज मैं ऐड करा रहा हूं, जब ये टैक्सेबल हुआ करेगा हम पॉजिटिव साइन लगाया करेंगे, क्योंकि नीचे कुछ और भी होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेट करने पड़ा करेंगे। ये ऐड करा दिया बात, मैंने पहले नहीं की थी। ओके, पॉजिटिव साइन क्यों लगा रहे हैं इसको छोड़ें फिलहाल। ओके, टैक्सेबल। अब बता दें मैंने किस पे टैक्स ज्यादा जमा कराना है फ्यूचर में, 6,000 पे, तो गवर्नमेंट की तरफ फिलहाल अपने आप को 6,000 के ऊपर टैक्स जमा कराने के लिए क्या फील करूं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस विल ऑलवेज गिव अस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। hen always gives eggs, cow always gives, taxable temporary difference will always give deferred tax liability। जी, प्लस का साइन इसके साथ लगा करेगा, इसको छोड़ें क्यों, इसलिए कि लाइबिलिटी आमतौर पे बस छोड़ें, साइंस की बात करेंगे। ओके, ये पहले साल के एंड पे कैलकुलेशन होगी। दूसरे साल 31, 12, 16। ओके, नाउ व्हाट इज लाइबिलिटी एज ऑन 15? लाइबिलिटी का कैरी डाउन इधर आता है 1.8। व्हाट इज लाइबिलिटी एज ऑन 16? जीरो। ओके, प्रकाश उसे का उधर जल्दी से कॉपीज ले आए। यकम जनवरी 15, व्हाट इज ब्रॉट डाउन? 0। यकम जनवरी 16, व्हाट इज ब्रॉट डाउन? 1.8। इसके साथ क्या लिखा आपने? वर्किंग फॉर नहीं लिखा आप लोगों ने, वर्किंग फॉर, सोर्स ऑफ फिगर्स लिखा करें, वर्किंग फॉर, वो तो बैगों के अंदर पड़े ना रजिस्टर। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, बैलेंसिंग 1.8। ओके, रजिस्टर पे हाथ रखें और कुछ ओथ लें। बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, कोई जल्दी नहीं।